इतिहास के पन्नों में ना कई ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, दशपुर राज्य की। एक ऐसी शक्ति जिसने करीब करीब 150 सालों तक मध्य भारत पर अपना परचम लहराया। ये कहानी है औलिकर और गौरी राजवंशों की। तो चलिए साथ मिलकर इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई मालवा को ये नाम मिला कैसे। फिर देखेंगे कि दशपुर राज्य की नींव कैसे पड़ी, उसका सुनहरा दौर कैसा था, और फिर हूणों के आक्रमण ने कैसे सारी कहानी पलट दी। इसके बाद हम गौरी वंश के उदय और आखिर में औलिकाओं की विरासत पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं औलिकर राजवंश से। एक ऐसा राजवंश जिसने सिर्फ एक राज्य पर हुकूमत नहीं की, बल्कि एक पूरे के पूरे क्षेत्र को उसकी पहचान दी। एक ऐसी पहचान जो आज भी कायम है। ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर प्राचीन भारत के इतने मशहूर इलाकों में से एक मालवा को अपना नाम मिला कैसे। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और जानते हैं इसका जवाब कहाँ छिपा है? जी, इसका जवाब छिपा है दशपुर पर राज करने वाले औलिकर वंश के इतिहास में। बिल्कुल सही, यही वो औलिकर वंश था जिसने प्राचीन अवंती क्षेत्र को मालवा का नाम दिया। इनका जो सत्ता का केंद्र था वो था दशपुर, यानी आज का मंदसौर शहर। और ये उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक मानी जाती है। तो ये औलिकर थे कौन? इनकी पहचान भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, ये खुद को सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु वंशी बताते थे, लेकिन पॉलिटिकली ये शक्तिशाली गुप्त सम्राटों के सामंत थे, मतलब उनके अधीन थे। पर कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद इन्होंने बड़ी ही समझदारी से अपनी अंदरूनी आज़ादी को बनाए रखा और लगभग 150 साल तक सफलतापूर्वक राज किया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस राज्य की नींव रखी किसने? चलिए अब इसके पहले ऐतिहासिक शासकों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस राज्य को कैसे मजबूत किया। तो देखिए, इस वंश के जो पहले ऐतिहासिक शासक हमें मिलते हैं वो है नरवर्मन। बात है लगभग 404 ईस्वी की। उस समय महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। नरवर्मन के बाद उनके बेटे विश्ववर्मन ने सत्ता संभाली, और इनका जिक्र हमें मिलता है 423 ईस्वी के गंगाधर अभिलेख से। नरवर्मन के राज में प्रजा काफी खुशहाल थी और वो एक सहिष्णु शासक के तौर पर जाने जाते थे। उनके बेटे विश्ववर्मन की तो क्या ही बात करें, अभिलेखों में उन्हें बुद्धि में बृहस्पति के समान बताया गया है। और हाँ, उनके मंत्री थे मयूराक्षक, जिन्होंने कई शानदार निर्माण कार्य करवाए। इनमें विष्णु मंदिर और मातृकाओं के मंदिर भी शामिल थे, जो उस दौर की खुशहाली और धार्मिक भावना को साफ साफ दिखाते हैं। जैसा कि होता है, हर राजवंश का एक स्वर्ण काल आता है। औलिकरों के लिए ये दौर आया बंधुवर्मन के शासन में। ये वो समय था जब दशपुर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल चुकी थी। बंधुवर्मन, जो 436 से 455 ईस्वी के बीच थे, वो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के एक बहुत ही प्रतापी सामंत थे, और उन्हीं के समय में दशपुर अपने वैभव के शिखर पर पहुंचा। मतलब उस समय दशपुर सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि कला और व्यापार का भी एक बहुत बड़ा हब बन चुका था। और इस वैभव का सबसे बड़ा सबूत वो हमें मिलता है मंदसौर अभिलेख में। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। लिखा है कि लाट देश से रेशम बुनकरों की एक श्रेणी दशपुर के राजाओं के गुणों से आकर्षित होकर यहाँ आकर बस गई। सोचिए, लाट देश यानी आज का गुजरात, वहां से कारीगर यहाँ आ रहे थे। ये जो बुनकर आए, उन्होंने सिर्फ दशपुर के व्यापार को ही नहीं चमकाया, बल्कि अपनी कमाई से 436 ईस्वी में एक बहुत ही भव्य सूर्य मंदिर भी बनवाया। और देखिए कितनी कमाल की बात है, ठीक 36 साल बाद 473 ईस्वी में इसी समुदाय ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। ये चीज उनकी मजबूत आर्थिक हालत और उनकी गहरी आस्था दोनों को दिखाती है। लेकिन इतिहास का नियम है, हर सुनहरे दौर के बाद एक मुश्किल वक्त भी आता है। 5वीं सदी के मध्य के बाद दशपुर, और सिर्फ दशपुर ही नहीं, पूरे गुप्त साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। ये एक बड़ा बदलाव था। देखिए, एक तरफ था गुप्त काल, जो स्थिरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ अब शुरू हो गया था आक्रमणों का दौर, जो अपने साथ लाया सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता और संघर्ष। अब इस अस्थिरता के कारण क्या थे? असल में कई कारण थे।
पहले पुष्यमित्रों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया। फिर आए हूण। तोड़ामाण और मेहरकुल के नेतृत्व में हूणों के हमलों ने तो मालवा की पूरी राजनीति को ही तहस-नहस कर दिया। और इसी बीच जो क्षेत्रीय सामंत थे, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाकर सिर उठाना शुरू कर दिया। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में दशपुर में एक नई शक्ति का उदय होता है। ये थे गौरी वंश। हमें इस वंश के बारे में जानकारी छोटी सादड़ी और मंदसौर के अभिलेखों से मिलती है। पुण्य सोम से लेकर महाराज गौरी तक इस वंश के कई शासक हुए। ऐसा लगता है कि जब औलीकर कमजोर पड़ रहे थे, तब इन्होंने दशपुर में अपना असर बनाना शुरू कर दिया था। तो इतिहासकारों का सिद्धांत क्या कहता है? यही कि जब औलीकर वंश का पतन हो रहा था और हूणों का प्रभाव बढ़ रहा था, ठीक उसी दौर में गौरी वंश ने एक प्रमुख शक्ति के रूप में दशपुर में अपनी जगह बना ली। तो ओलिगार्कों का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। औलीकर वंश, जिसे हम सामंती व्यवस्था कहते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यह एक ऐसी राजनीतिक संरचना थी जहां केंद्रीय सत्ता जैसे गुप्त साम्राज्य के अधीन होते हुए भी क्षेत्रीय शासक जैसे कि औलीकर अपनी आंतरिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते थे। उन्होंने ये साबित किया कि एक बड़ी शक्ति के अधीन रहकर भी तरक्की करना मुमकिन है। पूरे 150 साल अपने इस लंबे शासनकाल में उन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं चलाया, बल्कि एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक नींव तैयार की जो आने वाली कई पीढ़ियों के काम आई। और उनकी विरासत कितनी जरूरी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी नींव पर आगे चलकर यशोधर्मन जैसे महान सम्राट का उदय हुआ। वही यशोधर्मन जिसने न सिर्फ हूणों को भारत से खदेड़ दिया, बल्कि दशपुर को उसका खोया हुआ गौरव भी वापस दिलाया। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि एक क्षेत्रीय शक्ति कैसे एक महान साम्राज्य के पतन के बाद इतिहास की धारा बदल सकती है। औलीकरों की कहानी शायद इसी का जवाब है। जब बड़े साम्राज्य बिखरते हैं, तो अक्सर ऐसी ही क्षेत्रीय शक्तियां उठ खड़ी होती हैं और इतिहास का एक नया अध्याय लिखती हैं।